मिडिल ईस्ट के जितने भी अरब देश हैं, ये कई मायनों में पाकिस्तान से भी बड़े दोगले देश हैं। ये खुद अपने मुस्लिम देशों के सगे नहीं है, फिर भारत के साथ दोस्ती निभाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये बस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के पैसे के दम के ऊपर दुनिया भर में याशियां कर रहे हैं। बैठे बैठे बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट बस इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी जमीन के नीचे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ह्यूज रिजर्व्स की डिस्कवरी हुई थी, वरना कोई भी टैलेंट या फिर अचीवमेंट इनके पास बिल्कुल जीरो है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ही इनकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस का असली रीजन है और इनको लगता है कि इन सब ने पता नहीं क्या तीर मार दिए हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर ये रिसोर्सेज इनके पास नहीं होते तो दुनिया आज की डेट में इनको पूछती भी नहीं और इनका हाल अफ्रीकन देशों की तरह होता। ये लोग आज भी या तो बकरियां चरा रहे होते या फिर ऊंट पाल रहे होते। अब इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस इतना आ गया है कि ये अपने आप को सुपर पावर समझने लगे हैं और भारत को लगातार चैलेंज करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट के सबसे घटिया देश कतर ने एक बार फिर से भारत के साथ उलझने की हिम्मत दिखाई है और दोबारा से भारत सरकार के सामने इंडियन नेवी के वेटरन्स वाली सिचुएशन एक बार फिर से खड़ी हो गई है। आज से ठीक 2-3 साल पहले साल 2022 में कतर ने सेम इसी तरीके से इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड वेटरन्स को जासूसी के आरोप लगाकर अचानक से गिरफ्तार कर लिया था, जो कि वहां पर धारा ग्लोबल नाम की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। कतर ने उस समय इन सब के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने कतर की सबमरीन प्रोजेक्ट्स की सीक्रेट जानकारी इजराइल को लीक की है, यानी कि ये सब इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। लेकिन कतर की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस बात का कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं दिया था। अक्टूबर 2023 में जब इन सभी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी दी गई, उसके बाद भारत सरकार ने कतर के ऊपर फुल डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर दोनों इसके अंदर फुली पर्सनल लेवल के ऊपर इन्वॉल्व हो गए और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद COP28 समिट के दौरान कतर के अमीर के साथ मुलाकात की और इसको लेकर प्रेशर बनाया, जिसके बाद दिसंबर 2023 में इन सबकी डेथ सेंटेंस को जेल टर्म में कन्वर्ट कर दिया गया और फरवरी 2024 तक इन सभी ऑफिसर्स को छोड़ दिया गया। अब ये केस न सिर्फ एक लीगल या फिर डिप्लोमेटिक क्राइसिस था, बल्कि एक रिमाइंडर था कि मिडिल ईस्ट के ये अरब देश किस तरह से अपने लॉ को पावर पॉलिटिक्स के लिए ट्विस्ट कर सकते हैं और किस तरह से आज भी इन अरब देशों के अंदर निर्दोष लोगों और इनोसेंट लोगों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा सकता है। अभी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेम इस तरह का केस एक बार फिर से कतर से सामने निकल कर आ रहा है और कतर ने दोबारा से डेटा चोरी का आरोप लगाते हुए इंडियंस के ऊपर क्रैकडाउन करना स्टार्ट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल कतर से न्यूज निकल कर आ रही है कि कतर की सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ इंडियंस को अरेस्ट किया है एंड उनके ऊपर डेटा चोरी का आरोप लगाया है। सबसे बड़ा नाम इसमें आ रहा है अमित गुप्ता नाम के एक इंडियन व्यक्ति का, जो भारत की गुजरात स्टेट के वडोदरा से है। अमित गुप्ता कतर के दोहा में स्थित टेक महिंद्रा के ऑफिस में काम करते थे और पिछले 10 साल से वो कतर के अंदर ही सिचुएटेड थे, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये नए नए कतर गए थे। न्यूज निकल कर आ रही है कि कतर की सिक्योरिटी एजेंसीज ने अमित गुप्ता को 1 जनवरी 2025 को अरेस्ट किया था। आज 17 अप्रैल है, यानी कि अमित गुप्ता को अरेस्ट किए 3 महीने से ऊपर का समय हो गया है एंड अभी तक कतर की अथॉरिटीज ने जानकारी नहीं दी है कि अमित गुप्ता के ऊपर एग्जैक्टली क्या आरोप है। न्यूज में डेटा चोरी और करप्शन के चार्जेस के बारे में बात की जा रही है, लेकिन कतर ने अभी तक ये नहीं बताया है कि क्या अमित गुप्ता ने टेक महिंद्रा की सर्विसेज की मदद से या फिर किस तरीके से ये डेटा चोरी की है। इनके ऊपर जो चार्जेस हैं क्या वो सिक्योरिटी रिलेटेड है या फिर डिफेंस से संबंधित है। अब इस पूरे मामले में टेक महिंद्रा के ऊपर भी तलवार लटकी है। टेक महिंद्रा एक भारतीय IT और कंसल्टिंग कंपनी है जो महिंद्रा ग्रुप का हिस्सा है और ये कंपनी दुनिया भर के क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT सर्विसेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO जैसे सॉल्यूशंस प्रदान करती है। टेलीकॉम, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और रिटेल जैसे कई सेक्टर्स में ये कंपनी अपने एडवांस टेक सॉल्यूशंस और सर्विसेज के लिए जानी जाती है। और अगर हम टेक महिंद्रा की वेबसाइट डिटेल्स के ऊपर जाएं तो टेक महिंद्रा का फोकस इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस्ड है, जिससे ये कतर के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमित गुप्ता ने कतर के अंदर कौन सा डेटा चोरी किया है। क्या ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड था? क्या इसमें कतर की सेना की भी कोई इन्वॉल्वमेंट है या फिर ये डेटा किसको फॉरवर्ड किया जा रहा था? इसमें कौन सी थर्ड कंट्री इन्वॉल्व है एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि कतर के पास इस चीज के क्या एविडेंस है। और न सिर्फ अमित गुप्ता बल्कि और भी कई सारे इंडियंस हैं जिनको कतर की सिक्योरिटी एजेंसीज ने हिरासत में लेकर पूछताछ स्टार्ट कर दी है। कतर की सिक्योरिटी एजेंसीज इस केस को लेकर काफी सीक्रेटिव चल रही हैं और उनका मानना है कि ये डेटा चोरी या फिर जासूसी से रिलेटेड एक बड़ा केस हो सकता है और इसके पीछे जो भी लोग शामिल होंगे उन सबके ऊपर कार्रवाई होगी, फिर चाहे वो भारत से हो या फिर किसी भी देश से। अब स्टार्टिंग में तो ये अगेन इंडियन नेवी वेटरन्स के केस की तरह लग रहा है। मे बी इस केस में और भी कई सारे इंडियंस को अरेस्ट किया जाए या फिर क्या पता कतर कल को भारत के ऊपर और भी आरोप लगाए और ये दावा करे कि डेटा चोरी करके किसी थर्ड कंट्री को फॉरवर्ड किया जा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस समय कतर की सिक्योरिटी एजेंसीज और अथॉरिटीज की तरफ से ये जानकारी बिल्कुल नहीं दी जा रही है कि ये केस एक्चुअली में किस चीज से रिलेटेड है, क्योंकि भारत में जब भी ऐसा कोई केस सामने निकल कर आता है तो भारत की एजेंसीज की जवाबदेही तय होती है। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, मीडिया के साथ इंटरेक्शंस करके बताया जाता है और केस की मोटी मोटी डिटेल्स सबके सामने रखी जाती हैं।
और ये जो डेटा चोरी के आरोप सामने निकल कर आ रहे हैं, ये भी अमित गुप्ता की फैमिली ने मीडिया को बताए हैं। अमित गुप्ता को हर वेडनेसडे फोन के ऊपर फैमिली के साथ 5 मिनट के लिए बात करने की परमिशन दी जाती है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस केस को लेकर एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि कतर की अथॉरिटीज ने 28 मार्च को भारत की एम्बेसी को अमित गुप्ता का कॉन्सुलर एक्सेस दिया था। यानी कि 28 मार्च के दिन इंडियन एम्बेसी के कुछ ऑफिशियल्स अमित गुप्ता के साथ मिले थे और इंडियन एम्बेसी अमित गुप्ता के केस में हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है। आई होप कि इस केस में भी कोई गुड न्यूज निकल कर आए, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ समय से कतर भारत के लोगों को लगातार अरेस्ट करते जा रहा है। क्या कतर किसी चीज को लेकर भारत के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है? ऐसा नहीं कि भारत और कतर की गवर्नमेंट्स के रिलेशन इस समय कोई खराब चल रहे हैं। अभी 2 महीने पहले ही भारत ने कतर के रूलर अल थानी को इनवाइट किया था और ये विजिट 10 साल के बाद हुई थी। लास्ट टाइम अल थानी भारत आए थे साल 2015 में। ऐसे में अल थानी का भव्य स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी प्रोटोकॉल्स को तोड़ा था और कतर के अमीर अल थानी को एक स्पेशल सरप्राइज देते हुए उनको रिसीव करने खुद ही दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गए थे। और आजकल तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इस तरह का जेस्चर भारत सिर्फ अमेरिका, चाइना या रशिया जैसे देशों के प्रेसिडेंट्स के लिए करता है। लेकिन इसके बावजूद कतर में इंडियंस के ऊपर क्रैकडाउन लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि अगर कतर और ये जितने भी मिडिल ईस्ट के अरब देश हैं, यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम या डेमोक्रेसी होती तो फिर भारत को कोई भी टेंशन नहीं होती। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम देशों के अंदर रूल ऑफ लॉ सिर्फ नाम का ही है और कोर्ट्स का काम न्याय देना नहीं, बल्कि टॉप के ऊपर बैठे रूलर्स, अमीरों और रॉयल फैमिली के फैसलों को लीगल कवर देना है। जुडिशरी सिस्टम के ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट और जनता का विश्वास इन कंट्रीज के अंदर ना के बराबर है, क्योंकि अधिकतर जजेस या तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के जरिए नियुक्त होते हैं या फिर रॉयल फैमिली के क्लोज नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। आम आदमी के लिए किसी भी चीज को लेकर प्रोटेस्ट करना यहाँ पर अपने डेथ वारंट के ऊपर साइन करने जैसा है। अरब देशों के रिजीम्स को हमेशा से डर लगा रहता है कि कोई भी बाहर का आदमी, चाहे वो टूरिस्ट हो या फिर प्रोफेशनल, उनके सिस्टम के खिलाफ आवाज ना उठाए। किसी भी तरह का डेमोक्रेटिक इन्फ्लुएंस इनके देशों में ना आए। इस इनसिक्योरिटी के चलते कई बार फॉरेन कंट्री के नेशनल्स के ऊपर झूठे केसेस थोप दिए जाते हैं, उनको स्पाई या फिर इंटरनल थ्रेट बना दिया जाता है और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, बाकियों के लिए एक उदाहरण बने कि अगर सिस्टम या फिर रूलिंग फैमिली के खिलाफ गए तो आपके साथ क्या होगा। और ये देश अपने लोगों के ऊपर तो कंट्रोल बनाए रखते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज के लोगों को भी प्रेशर और डर के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब देखा जाए तो भारत इस समय कतर से कई बिलियन डॉलर्स की नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत को कतर के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।